हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ के तरफ बढ़ चले हैं और पॉलिटी की सीरीज़ में बहुत सारे टॉपिक्स जो है क्लियर किए जा चुके हैं। तो जो दोस्त नए हैं या फिर जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लेलिस्ट जा कर के पिछले जो भी टॉपिक्स पे वीडियोज़ अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, उन टॉपिक्स को देखिए ताकि पॉलिटी से संबंधित आपकी बेसिक समझ बन सके। आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे तो आपका भारत के महान्यायवादी, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं, और महाधिवक्ता, जिसे हम लोग एडवोकेट जनरल के बारे में जानेंगे। तो ये जो पद है दोस्तों, यह इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो महान्यायवादी, जिसे कि हम लोग अटॉर्नी जनरल एजी के नाम से शॉर्ट में जानते हैं, एजी, तो ये आपका सेंट्रल लेवल का ये पोस्ट है दोस्तों, केंद्र के लेवल पे। और ये आपका क्या हो गया, स्टेट। ये एडवोकेट, जिसे हम महाधिवक्ता हिंदी में कहते हैं, तो ये स्टेट लेवल पे हो गया और ये केंद्र स्तर पर हो गया। तो ये जो महान्यायवादी का जो पद है, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो हम लोग जानेंगे कि इसका वर्णन जो है किन आर्टिकल्स के तहत किया गया है। तो आर्टिकल्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसका 76 आर्टिकल्स में जो है वर्णन किया गया है कि भारत का जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेंगे दोस्तों, तो आपके राष्ट्रपति महोदय। यानी आपका आर्टिकल 76 में यह वर्णन किया गया है कि महान्यायवादी का एक पद होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। तो दोस्तों, ये जो महान्यायवादी का पद है, चाहे ये महाधिवक्ता का पद है, इसकी आवश्यकता हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों महसूस की, या संविधान में यह जगह इस पद को क्यों दिया गया। तो अगर इसके पीछे हम लोग डीपली जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो सरकार है, यानी केंद्र की कार्यपालिका कहिए या राज्य की कार्यपालिका कहिए, ये सारा जो शासन किसके थ्रू चलता है, तो सरकारों के थ्रू चलता है। और सरकारें कौन चलाती है, तो हमारे राजनेता चलाते हैं, सबको पता है। किंतु हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो सरकारें हैं, जिनको ये राजनेता चलाते हैं, तो इनका कोई भी जो क्वालिफ़िकेशन कहिए या शैक्षणिक योग्यता कहिए, ये संविधान में निर्धारित नहीं किया गया है। मीन्स आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि आप कितने भी पढ़े लिखे हो, तो आपके ऊपर ऐसे लोगों का शासन हो सकता है जो बिल्कुल निरक्षर हो, या फिर थोड़ा बहुत अक्षर का ज्ञान हो, या फिर बिल्कुल भी ज्ञान नहीं हो, लेकिन वो भी आप पर शासन कर सकते हैं, वो भी सत्ता में जा सकते हैं, सत्ता को हथिया सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि चूँकि शैक्षणिक योग्यता हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा इन नेताओं का कोई तय नहीं किया गया है, इनकी शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफ़िकेशन, कुछ भी उसका कोई भी निर्धारण नहीं है, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए यह इस पद की संविधान निर्माताओं ने आवश्यकता महसूस की। क्योंकि देखिए, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो राजनेता है, मान लीजिए इसकी कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, इनका कोई क्वालिफ़िकेशन का लिमिटेशन नहीं है, कोई आधार नहीं है, किंतु हम लोग देखते हैं, क्या आप करंट का ही देख लीजिए कि बहुत सारे नियम सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, बहुत सारे संविधान संशोधन किए जाते हैं, तोड़ मरोड़ किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है। अभी आप नियम कानून को ही ले लीजिए, आप जैसे कि आप धारा 370 ले लीजिए, आपका एनआरसी ले लीजिए, 3 तलाक ले लीजिए, धारा 370 ले लीजिए, 35A ले लीजिए। तो जो लोग, मान लीजिए कि जो राजनेता इस देश को चला रहे हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता का कोई निर्धारण ही नहीं है, और वो उनको इतनी जानकारी इन सब चीज़ों की कैसे होती है। मीन्स जो लोग को, जिन्होंने कभी रक्षा मंत्रालय से, जिसका यानी सैनिक का किसी पद पर उसके परिवार का कोई गया ही नहीं है, उनको भी रक्षा मंत्रालय दे दिया जाता है। जिनका स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया जाता है। जिन्होंने कभी विदेश की यात्रा नहीं की, उनको विदेश मंत्री बना दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिनकी शैक्षणिक योग्यता का कहीं कोई निर्धारण नहीं, कोई मापदंड नहीं है, वो बड़े बड़े कानून बना रहे हैं। तो किस प्रकार बना रहे हैं? ये जो धारा 370 है, 3 तलाक है, एनआरसी है, जो भी है,
तो ये जो कानून बनता है, ये सारा संशोधन होता है, ये जो जनता के भलाई के लिए जीएसटी है, जो भी है, तो ये कानून का जो दाव पेच है या इस कानून को जो डीपली जो समझता है, इस कानून को जो सरकार के स्तर पर फेस करता है, सरकार का पक्ष रखता है या सरकार के लिए वो चीज़ को निर्धारण करता है, तो वो कौन करता है? तो ये महान्यायवादी, जिसे हम लोग सेंट्रल स्तर पर जानते हैं, और वहीं स्टेट लेवल पर ये महाधिवक्ता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है, एक केंद्र की सरकार होती है, एक राज्य की सरकार होती है। तो केंद्र की सरकार के लिए सेंट्रल में आपका महान्यायवादी हो गया और राज्य सरकार के लिए स्टेट में आपका एडवोकेट जनरल हो गया। तो ये इन सब यानी जो भी ये सारी व्यवस्थाएं हैं, जो कानूनी दावपेच है, जो नियम कानून है, तो वो कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। कोई भी मंत्री या किसी, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, कोई भी, उसको इतनी जानकारी नहीं होती है कानूनी दावपेच की। तो इसीलिए एक क्या कहेंगे आपको, विशेषज्ञ के तौर पर जो है, कानून के विशेषज्ञ के तौर पर महान्यायवादी पद का सृजन जो है आपका हमारे संविधान में किया गया, जिसे हम लोग महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल जानते। तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? आपका 76 में। तो यहाँ कहा गया है कि इसकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करेंगे। अब जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तो त्यागपत्र कौन देंगे? त्यागपत्र की बात करें अगर हम लोग दोस्तों, तो त्यागपत्र भी कौन लेंगे? यानी राष्ट्रपति ही उसका त्यागपत्र भी लेंगे, या ये त्यागपत्र भी किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही देंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों नियुक्ति और त्यागपत्र। अब हम लोग कार्यकाल के बारे में जानते हैं। तो इसका जो कार्यकाल है दोस्तों, इसका कार्यकाल का संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष, यानी कोई भी कार्यकाल का इसका वर्णन नहीं किया गया है। तो इसका कार्यकाल के संबंध में यह शब्द यूज़ होता है आपका प्रसाद पर्यंत। तो ये प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है इनका पद जो है रहता है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तो ये इस पद पर बने रह सकते हैं। दोस्तों हमने एक प्रसाद पर्यंत शब्द प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंध में भी पढ़ा था, प्रधानमंत्री वाले वीडियोस को देख सकते हैं। तो उसमें भी हम लोग प्रसाद पर्यंत शब्द पढ़े थे, लेकिन फिर भी उसका कार्यकाल का लिमिटेशन था 5 वर्ष। क्यों? क्योंकि वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता था, और लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। तो ये प्रसाद पर्यंत शब्द वहाँ भी था, किंतु वहाँ 5 वर्ष का कार्यकाल था। यहाँ प्रसाद पर्यंत शब्द यूज़ हो रहा है क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो है उसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है, यानी राष्ट्रपति जब तक चाहेंगे तब तक जो है वो अपने पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति जब चाहेंगे उसको हटा सकते हैं। रही बात ये नियुक्ति की, तो हम लोग जानते हैं कि मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही जो राष्ट्रपति किसी की भी नियुक्ति करते हैं। तो नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही होता है। तो यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है यह इनका कार्यकाल रहता है। तो आपका कोई भी जो है ये महान्यायवादी जो है कितने भी समय तक जो है वह अपने पद पर रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। अब हम लोग वेतन का बात करते दोस्तों। तो इनका वेतन जो है संविधान में नहीं निर्धारित किया गया, यानी इनका वेतन कितना दिया जाएगा इसका निर्धारण नहीं है। वेतन इनको नहीं दिया जाता, इनको संचित निधि से पैसे दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, यानी भारत के संचित निधि से इनको जो है सैलरी दी जाती है, और राष्ट्रपति के यानी अनुसार, राष्ट्रपति की मर्ज़ी के अनुसार इनको सैलरी दिया जाता है। हाँ, इनको भत्ते दिए जाते हैं। हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दी जाती है, और इनको यानी सुरक्षा गार्ड दिया जाता है, इनको बंगला कोठी दिया जाता है रहने के लिए। तो ये सब भत्ते के रूप में इनको दिया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों कार्यकाल, वेतन। अब हम लोग देखेंगे इसका जो इसकी शक्तियां हैं, इनका जो कार्य है वो। लेकिन दोस्तों ये जो अटॉर्नी जनरल के नियुक्ति, राष्ट्रपति यानी इसका कार्यकाल और वेतन हम लोग जाने, इसके बाद जो है सेम हम लोग इस एडवोकेट जनरल के बारे में ही जानेंगे। तो दोस्तों हम लोग
उसके बाद जो है हम लोग अटॉर्नी जनरल की शक्ति और कार्य जानेंगे। दोस्तों इनके शक्ति और कार्य इन दोनों का जो है बराबर ही होगा और लगभग ये सब भी सेम ही प्रक्रिया होता है। आप देखिए इसको कैसे हम लोग, जैसे एडवोकेट जनरल का नियुक्ति की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो यहाँ कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। यहाँ हमने त्यागपत्र की देखा कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे, तो यहाँ त्यागपत्र भी ये राज्यपाल को ही देंगे। उसके बाद यहाँ हम लोग कार्यकाल के बारे में जाने तो यहाँ एडवोकेट जनरल के कार्यकाल का भी कोई निर्धारण नहीं है, ये भी जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। वेतन का भी इनका यहाँ कोई निर्धारण नहीं है, राज्यपाल के द्वारा ही जो है, यानी वेतन की अगर हम लोग बात करें तो राज्यपाल के द्वारा ही जो है इनको दिया जाता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, हमने क्या देखा, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। कंपैरिजन के साथ पढ़िए दोस्तों, तो क्या होता है आपका कन्फ्यूज़न जो है वो यहीं का यहीं क्लियर हो जाएगा। तो क्या होगा कि नियुक्ति इसकी कौन करेंगे, अटॉर्नी जनरल की यानी एजी की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। वहीं एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। त्यागपत्र यहाँ राष्ट्रपति को देंगे, ये त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। कार्यकाल इनका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, यहाँ आपका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेगा। यहाँ भी वेतन संचित निधि से मिलता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, यहाँ राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे योग्यता। हम लोग योग्यता के बारे में जानेंगे। तो योग्यता की अगर बात करें दोस्तों तो योग्यता का अर्थ हो गया यहाँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के समान कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है हाई कोर्ट के जज के समान। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के समान कहा जा रहा है। जज हो यह अनिवार्य नहीं है, जज भी हो सकता है लेकिन जज ही हो यह अनिवार्यता नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या होती है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी जो है यानी हाई कोर्ट में जो है 5 साल तक वह जज के पद पर रह चुका हो और किसी भी हाई कोर्ट में वह जो है 10 साल तक जो है वकालत कर चुका हो। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हाई कोर्ट में 10 साल तक जो है आपका वकालत कर चुका हो और किसी भी यानी भारत के किसी भी हाई कोर्ट में जो है 5 साल तक जो है वह जज का कार्य कर चुका हो, तो वह ऐसा व्यक्ति क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। तो ये योग्यता होनी चाहिए आपको महान्यायवादी के लिए। तो सेम यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ हाई कोर्ट के जज के समान योग्यता में क्या होगा दोस्तों कि कोई भी जो है व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और वह 10 साल तक जो है किसी भी हाई कोर्ट में जो है वह वकालत कर चुका हो और वह कानून का ज्ञाता हो। इसमें और एक वर्ड लगता है दोस्तों, या राष्ट्रपति की नज़र में कानून का ज्ञाता हो। यहाँ सेम हो जाएगा राज्यपाल की नज़र में, ठीक। यानी मान लीजिए कि वह कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो वह 5 साल तक जज का वर्क भी नहीं किया हो, वह 10 साल तक वकालत भी कहीं किसी हाई कोर्ट में नहीं किया हो, किंतु राष्ट्रपति को अगर लगता है कि वह व्यक्ति कानून का ज्ञाता है तो ऐसे व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल पे भी लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग इसकी कार्य देखेंगे। तो कार्य में सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, आपका सरकार
का प्रथम विधि अधिकारी और सहायता कानूनी सहायता देने वाला, यानी कि सरकार का यह प्रथम विधि अधिकारी होता है और सरकार के जितने कार्य है, मान लीजिए कि जीएसटी के संबंध में जानकारी हो या किसी भी संबंध में कोई भी ऐसा कानून बनाया गया जिस सरकार को किसी के द्वारा यानी सरकार के खिलाफ़ कोई केस होता है तो वहाँ सरकार का पक्ष लेते हैं, सरकार की विधि की जानकारी वहाँ पर यानी रिप्रेजेंट करते हैं सरकार का पक्ष कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे भारत का कोई भी अन्य कोर्ट हो, यानी हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होने के नाते सरकार का पक्ष वो रखते हैं। सरकार का पक्ष रख करके जो है वहाँ पर वह यानी एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को। दोस्तों हर कोई हर चीज़ का जानकारी नहीं रखता है। अब हम लोग देखिए, मान लीजिए हमारे ऊपर ही केस हो जाता तो हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी वकील का सहारा लेते हैं अपना पक्ष रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और वो वकील क्या करता है कि हमारा पक्ष कोर्ट में रखता है, हमारे यानी हमारी जो बात होती है वह कोर्ट में रखते हैं और हमारे लिए लड़ते हैं। तो बस समझ लीजिए कि उसी तरह का सिचुएशन है यहाँ सरकार के लिए। ये जो है सरकार का पक्ष रखते हैं और सरकार के लिए जो है कानूनी दावपेच संबंधित बातों को वह कोर्ट में रखते हैं। तो सेम हो जाएगा आपका जो कार्य है दोस्तों, सेम हो जाएगा। यहाँ पर कार्य भी लगभग सेम ही हो जाएगा, ये सेंट्रल लेवल पर, ये स्टेट लेवल पर। तो ये हो गया आपका प्रथम कार्य। अब द्वितीय कार्य में अगर हम लोग देखें तो दोस्तों यह निजी व्यक्ति का भी जो है निजी व्यक्ति का भी केस लड़ सकते हैं। तो ये निजी व्यक्ति का भी केस लड़ सकते हैं। मान लीजिए हमको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप इनके पास जा सकते हैं और ये आपका केस लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी शर्त है दोस्तों कि अगर निजी व्यक्ति का कोई कोर्ट केस लड़ रहा है, ये अटॉर्नी जनरल, तो वहाँ पर क्या होगा कि वह केस सरकार के खिलाफ़ नहीं होना चाहिए। अदर कोई भी उसका पर्सनल केस है, मेरा है, आपका है, कोई भी पर्सनल केस है, वह ये लड़ सकते हैं, बट सरकार के खिलाफ़ कोई मैटर नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर ये केस लड़ते हैं तो वहाँ सरकार से परमिशन लेते हैं और सरकार के खिलाफ़ कोई भी केस ये नहीं लड़ सकते किसी निजी व्यक्ति का। चूँकि यह निजी व्यक्ति का केस लड़ते हैं दोस्तों, इसलिए जो इनके वेतन का निर्धारण नहीं किया गया है। मीन्स अगर निजी व्यक्ति को केस लड़ रहे हैं तो इसको निजी व्यक्ति से भी पेमेंट मिलेगा और सरकार से भी पैसा मिलेगा। तो इस वजह से चूँकि इनको ये निजी व्यक्ति का केस लड़ने का अधिकार दिया गया, तो इसीलिए इनका वेतन का निर्धारण नहीं किया गया। इनको भत्ते जो दिए जाते हैं, सेम यही कंडीशन यहाँ भी हो जाएगा। उसके बाद इसका ये तो हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। उसके बाद दोस्तों इसका तीसरा जो कार्य है वह संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, यानी संसद की कार्यवाही में वो भाग ले सकता है। वह संसद का सदस्य नहीं है दोस्तों, लेकिन वह संसद की कार्यवाही में फिर भी भाग लेंगे, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। किसी बात से, किसी कानून से संबंधित अगर कोई ऑब्जेक्शन हो विपक्ष की तरफ से, तो यह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकते हैं, सरकार का पक्ष रख सकते हैं, वाद विवाद कर सकते हैं। यानी कि यह बोलने का अधिकारी, यानी बोल सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं और अपने पक्ष को रख सकते हैं। किंतु यहाँ वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं, वोटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वोटिंग करने का अधिकार किसको है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो भी लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होगा वही वोटिंग कर सकता है। तो चूंकि ये वोटिंग ये संसद के सदस्य नहीं है तो इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं, लेकिन यह भाग ले सकता है। सेम यही कंडीशन हमने उपराष्ट्रपति में देखा था दोस्तों। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, किंतु वह राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं और वह वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन वहाँ पर कंडीशन क्या था
कि वोटिंग अगर मान लीजिए कि 50-50 पे हो गया, यानी दोनों पक्ष का सेम मत हो गया, तो वहाँ पर उनको वोटिंग करने का अधिकार दिया गया था आपका उपराष्ट्रपति को, संसद के पदेन सभापति होने के नाते। किंतु यहाँ पर जो है इनको बिल्कुल भी जो है वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो अनुच्छेद 88 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो ये 2-3 कार्य जो है इनके प्रमुख है। तो ये जो कार्य यहाँ है इनका सेम यही यहाँ पे इनका कार्य हो जाएगा। दोस्तों चूँकि महान न्यायवादी पूरे भारत के लिए होते हैं, तो महान न्यायवादी इतने बड़े देश के लिए जो है अकेले वो लड़ नहीं सकते, सरकार का पक्ष नहीं रख सकते हैं। तो इनके हेल्प के लिए एक पद बनाया जाता है आपका सॉलिसिटर जनरल। तो एक तरह से कहिए इसका संविधान में जिक्र नहीं है दोस्तों। सॉलिसिटर जनरल का जो पद है उसका संविधान में जिक्र नहीं है। तो ये सॉलिसिटर जनरल जो है आपका, ये अटॉर्नी जनरल के समझिए हेल्प के लिए बनाया जाता है इनका पद। और एक होता है आपका एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद भी सृजित किया गया है। हालांकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, क्योंकि इतने बड़े देश का अकेले जो है महान न्यायवादी जो है पक्ष नहीं रख सकते हैं, इतना वर्कलोड इनका अकेले का वो संभाल नहीं सकते। तो उनके हेल्प के लिए जो है सॉलिसिटर जनरल के पद का निर्माण किया जाता है, और उसके हेल्प के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के पद का निर्माण किया जाता है। अगर करेंट की बात करें तो दोस्तों सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है। और महान न्यायवादी कौन है दोस्तों? तो के वेणुगोपाल। तो ये के वेणुगोपाल जो है आपका एडवोकेट जनरल महान न्यायवादी हो गए, और तुषार मेहता आपके सॉलिसिटर जनरल हो गए। तो इस प्रकार जो है हमने महान्यायवादी और महाधिवक्ता से संबंधित जो भी बातें थी, जो भी तथ्य थे, हमने जाना। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों। जितनी ज़रूरी चीज़ थी, जितनी ज़रूरी जानकारी थी, जितने प्रश्न इससे बन सकते थे, वो सारा मैंने इस चैप्टर में लेने का प्रयास किया है। अब आप लोग कोई भी बुक लीजिए और ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बनाइए, आपका सारा प्रश्न बनेगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक में। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।